हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद एवरीवन। तो अभी तक हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट जो क्लास थी वो हमारी डिफेंस की थी और आज भी जो क्लास होगी वो हमारी डिफेंस की होगी, जिसे पार्ट 2 बोल दो आप। हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज एंड ऑल कर चुके थे, ये सब चीजें पढ़ चुके थे। हमको करना था डिफेंस का टेक्निकल पार्ट कवर, है ना। नीतू, अंकित, खुशी यादव, माया, ऋत्विक दत्ता, चलो भाई सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। शुरुआत करें। तो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। बहुत आसान बनाने की कोशिश की है, वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है, पर फिर भी थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा ही रहेगा। थोड़ी सी चीजें ऐसी होंगी जो ऊपर से जाएंगी, तो अपन कोशिश करेंगे पकड़ के तुम्हारे सर के अंदर डाल दें वो सब चीजें। तो एक एक करके सबसे पहले मिसाइल सिस्टम समझते हैं। ये मिसाइल सिस्टम है कैसा अपना इंडिया का, क्योंकि आप लोग एयरफोर्स की तैयारी करो तो आपको तो ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। इंडिया में एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। डीआरडीओ के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, क्या बताया था कि 1958 में डीआरडीओ को एस्टेब्लिश किया गया था, यही बताया था कि 1958 में डीआरडीओ को एस्टेब्लिश किया गया था। डीआरडीओ का मेन काम क्या होता है? डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक है, जितना भी टेक मतलब कि जितनी भी चीजें, चाहे वो मिसाइल हो, आर्मरी हो, कुछ भी हो, उन सबको तैयार करना, बनाना, ये सारा काम किसका होता है? डीआरडीओ का होता है। तो डीआरडीओ में ही एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अगर हम लोग बोले तो इंडिजीनियस मिसाइल प्रोग्राम के रूप में भी आप लोग समझ सकते हैं। इनिशियली इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1983 में की गई थी। इस मिसाइल सिस्टम के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम जुड़ता है वो क्या जुड़ता है? एपीजे अब्दुल कलाम का। इसी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद इनको क्या कहने लगे हम लोग? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। क्या कहने लगे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। ध्यान रखना, इस प्रोग्राम के बारे में जब भी बात होगी तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में बात होगी, ठीक है। आपके सामने पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि मिसाइलें जो देखने को मिलती हैं वो एक्चुअल में इन्हीं की देन है। एक्चुअल में इन्हीं की देन है। आज के टाइम पीरियड में हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक्चुअल में इन्हीं का दिया हुआ है, किसी और का नहीं है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ या ना? बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो 1983 में शुरू किया गया था एंड 2008 के आसपास ये प्रोग्राम क्या हो गया अपना कंप्लीट हो चुका है। अपने जितने भी आयाम थे ये सब के सब अचीव कर चुका है। आज के टाइम पीरियड में हम लोग अग्नि 5th, अग्नि प्राइम, ठीक है, अग्नि 6th बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब बनाने की बात कर रहे हैं। बट फिलहाल अभी जो हम लोग बात करें वो यहाँ पर ये करें। ये प्रोग्राम कैसा था? कंप्लीट इंडिजीनियस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि मैं आपको बता चुका था। इंडिया को कैपेबल बनाना, इस लायक बनाना कि वो अपनी मिसाइल्स को खुद से डिजाइन कर सके, खुद से तैयार कर सके। क्लियर है? ठीक है। किसके लिए? डिफेंस फोर्सेस के लिए। इसमें कौन कौन सी मिसाइलें बनाई गई? पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि, अग्नि 1 2 3 4 एंड इसके बाद जो नेक्स्ट बनी थी, ठीक है, 4 एंड 5 जो बनी है, एंड आज के टाइम पीरियड में जो प्राइम है, ठीक है। ये सारी जो मिसाइलें बनी ये बनी है बाद में, इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद, 2008 के बाद। इसके बाद आता है एक ब्रह्मोस एरोस्पेस ज्वाइंट वेंचर।
तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ज्वाइंट वेंचर सबको पता है 1998 में ये स्थापित किया गया था। दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में स्थापित हुआ, एक रशिया की मोस्तोनिशो और इंडिया की डीआरडीओ। इन दोनों ने मिलकर इसको प्रोग्राम को इनिशिएट किया था। नाम भी इसका वहीं से आया, ठीक है। एक कहां से आया, ब्रह्मपुत्रा, और दूसरा मॉस्को से। तो इन दोनों के नाम को मिला के क्या बना, ब्रह्मपुत्रा या ब्रह्मोस बना, ठीक है। और ये कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसकी बहुत जरूरत थी। 1 मिनट दो मुझे जरा। ठीक है, चलो बात समझ में आई। फिर बात करते हैं इंडियन ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। अगर इंडियन ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को लेकर बात करते हैं तो ये 1999 में स्थापित किया गया था। डॉक्टर टेसी थॉमस आल्सो नोन एज अग्निपुत्री। अच्छा, ओके, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है, टेसी थॉमस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अग्निपुत्री बोला जाता है। एंड मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो आप लोग उनको। एक्चुअल में ये भी मतलब बहुत आगे जाकर, अभी इनिशियल शुरुआत में तो नहीं, पर हाँ आगे जाकर इन्होंने भी एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर काम किया है और मेनली अग्नि मिसाइल्स को लेकर डेवलपमेंट का काम किया था, ठीक है। वेल, स्टार्टेड इन 1999, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो भाई ये कैसी है, एक एंडो एंड एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में जाती है। एंड क्या करती है, अपने टारगेट को इंटरसेप्ट करने का काम करती है, उसे हिट करने का काम करती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या बनाया गया था, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को डेवलप किया गया था। इसके अलावा प्रद्युमन जो ब्लास्टिक मिसाइल है उसको तैयार किया गया था, एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे तैयार किया गया था। अश्विनी ब्लास्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर यहाँ पे तैयार किया था। ये सारी चीजें इस टाइम ड्यूरेशन में तैयार की गई थी। फिर आता है इंटरडिपेंडेंट प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम था, अगर इसके बारे में बात करें तो ये 2008 में क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था, ठीक है। और इसमें भी क्या थी, हमारी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स को तैयार करने का काम शुरू किया गया था। यहां पर मेनली कौन सी मिसाइल्स आती हैं, अग्नि सीरीज की मिसाइल आती हैं, के सीरीज की मिसाइल आती हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की जो मिसाइल्स होती हैं उनके बारे में बात की जाएगी। अब अग्नि सीरीज तो आपको पता ही है, अग्नि सीरीज हम लोग बात कर चुके हैं। अग्नि सीरीज में 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5 और प्राइम सीरीज। के मिसाइल जो मेनली किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, आपके नेवल रीजन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और हाइपरसोनिक जो होती हैं वो आपको पता ही है, आज के टाइम पीरियड पे जो नई टेक्नोलॉजी है वो हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल के आधार पर ही काम करती है। अब एंडो और एक्सो एटमोस्फेरिक क्या होता है कि भाई देखो, एक होता है आपका जो एटमोस्फेरिक रीजन है, ट्रोपोस्फेयर के बाहर जाकर फिर अंदर आती है, एक ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, एंडो एंड एक्सो दोनों एटमोस्फेरिक रीजन में क्या कर सकती है, टारगेट को हिट करने के काबिल बन सकती है। वेल, अगर मिसाइल को लेकर बात करते हैं तो ये जो पार्ट है ये इसके फिन्स जो कि डायरेक्शन का काम करते हैं, फिन्स एंड विंग्स इसका क्या करते हैं, मेन डायरेक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा यहां पे आता है कौन सा, प्रोपोर्शन सिस्टम, जो कि मिसाइल को चलाने का काम करेगा, ठीक है, उसके फ्यूल को प्रॉपर बर्न करने का काम करेगा। ये वाला सिस्टम क्या करता है, ये सारे काम करता है। यहां पे आता है आपका फ्यूल सिस्टम, यहां पे आता है आपका फ्यूल सिस्टम, एंड इस जगह पर आता है आपका वॉरहेड।
क्या होता है, वॉरहेड होता है। ठीक है, एंड ये जो पीछे रीजन होता है ये वाला, इसे कहते हैं कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम। ठीक है, किस समय पर इस वॉरहेड को ट्रिगर करना है, किस समय पर इस वॉरहेड को ब्लास्ट करना है, ये सारा चीज कहां से होती है, इस जगह से डिसाइड होती है। ठीक है, तो इनिशियल ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्या करता है, यहां से फ्यूल की सप्लाई लेता है। ठीक है, और यहां से प्रॉपर क्या करता है, इसे बर्न करना शुरू करता है। बर्न करेगा तो क्या होगा, ये तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी। अब बर्न करने के भी अलग अलग तरीके हैं। कैसे अलग अलग तरीके हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें। अब ध्यान से समझ लो यार, देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, पर मैं जैसा बता सकता हूं वैसा बता रहा हूं। ठीक है, ताकि तुम लोग प्रॉपर समझ सको। ठीक है, देखो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, मान लो ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल जो बर्न करती है वो किसके हिसाब से बर्न करती है, वो रामजेट इंजन के हिसाब से काम। अब अलग अलग तरह के इंजन होते हैं, अभी उसमें ज्यादा डिटेल में मत जाना भाई। ठीक है, मैं तुम्हें जो समझा रहा हूं फिलहाल उतना समझ लो। अब इसमें और ब्रह्मोस मिसाइल में फर्क क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल इतनी तेज क्यों स्पीड पकड़ लेती है, उसका बहुत सीधा सिंपल सा रीजन है। एयर का जो ड्रैग होता है, एयर की जो इनिशियल एंट्री होती है वो यहां से होती है, और यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल में इस जगह पर क्या होता है, आपका वॉर हेड होता है। क्या होता है, ये होता है आपका वॉर हेड। ठीक है, पीछे की तरफ क्या होता है, आपका पूरा का पूरा कंजम्पशन चैम्बर, या फिर जहां से बर्न होता है पूरा का पूरा फ्यूल, वो जगह होती है। ठीक है, आपका फ्यूल रीजन बना होगा यहां पर, क्या होगा, फ्यूल रीजन होगा। और फ्यूल रीजन भी ऐसा नहीं होता कि एक पार्ट होगा, दो पार्ट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। नॉर्मली इसे एक या दो पार्ट्स में रखा जाता है। अब एक होता है जो सॉलिड फ्यूल पर चलती है, एक होता है जो लिक्विड फ्यूल पर चलती है। ठीक है, तो जो ब्रह्मोस है वो हमारी सॉलिड लिक्विड दोनों में वैसे चल जाती है, मेनली हम लोग सॉलिड का यूज करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के फ्यूल हो सकते हैं, ध्यान रखना। फ्यूल कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है कौन सा आपका सॉलिड होता है, और एक होता है आपका लिक्विड। दोनों तरीके के फ्यूल यहां पे यूज होते हैं। तो फ्यूल जो सप्लाई होता है वो क्या होता है, यहां से आता है और इस जगह से क्या करता है, फ्यूल को लेता हुआ, यहां पर एक जगह बनी होती है, स्पेस बना होता है। उस स्पेस से क्या होता है, फ्यूल की यहां पे सप्लाई की जाती है। इस सप्लाई की वजह से क्या होता है, यहां पर जब एयर का फ्लो आता है, क्योंकि ये क्या बना हुआ है, एक जगह बनी हुई है जहां पर एयर और फ्यूल आपस में मिलते हैं, ताकि फ्यूल के एक एक कण को ज्यादा बेहतर तरीके से बर्न किया जा सके, उससे ज्यादा बेहतर एनर्जी ली जा सके। ठीक है, बट उसके लिए हमको एयर ज्यादा अच्छी चाहिए। अब केवल यहां से तो हो नहीं सकता वो चीज, तो एयर कहां से आएगी, इस जगह से आती है। इस जगह से क्या आती है, एयर आती है ना। पर एयर का फैलाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस फैलाव को कंट्रोल करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो वॉर हेड होता है इसको थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे की तरफ कर देते हैं। तो जब ये अपनी स्पीड को पकड़ती है, जब अपनी सुपरसोनिक स्पीड की तरफ बढ़ती है, तो ये वॉरहेड क्या होता है, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एयर जो होगी बहुत ज्यादा तरीके से यहां पर टकराकर क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। और जब इस तरीके से बढ़ेगी तो क्या होगा, वो बहुत तेजी से प्रेशर क्रिएट करेगी, और वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो फ्यूल बर्न को और ज्यादा क्या करता है, एफिशिएंट बना देता है, जिसकी वजह से इसको क्या मिलती है, एकदम सुपर क्रूज मतलब स्पीड मिल पाती है। बात समझ में आई। अब इनिशियल जो ब्लास्टिक मिसाइल्स होती हैं, गाइडेड मिसाइल होती हैं, ध्यान से सुन लो। अरे क्या हो गया इसको, ब्लास्टिक या फिर जो आपकी गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, इनमें होता क्या है, इनमें नॉर्मल आपका ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, पोर्शनल यूनिट फ्यूल वाला पार्ट होगा, ठीक है, गाइडेड सिस्टम होगा, ऊपर का कवर होगा, एंड ये आपके क्या होंगे, वॉरहेड होंगे। क्या होंगे, वॉरहेड होंगे। यहां से इसको लॉन्च किया गया, इसे ऑलरेडी इसका टारगेट बता दिया गया, इसका मैसेज दे दिया गया, बता दिया गया भाई तुम्हारा टारगेट इस जगह पर, पर्टिकुलर इस जगह पर है। ठीक है, अब
यहां से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले तो जो वॉरहेड के ऊपर का कैप है वो हट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो जो आपका प्रोपोर्शनल पार्ट है, ये वाला जो बर्निंग पार्ट है, ये क्या करेगा, सबसे पहले अलग होगा, जितनी एनर्जी देनी है वो सब दे चुका होगा। फिर उसके बाद बचा ये आखिरी वाला पार्ट, जो यहां पर फ्यूल रखा हुआ है, ये फ्यूल अलग है, ये फ्यूल अलग है। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ पुश करेगा, जितना पुश कर सकता है कर देगा। उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली अलग हो जाएगा एंड वॉरहेड रह जाएगा। अब वॉरहेड जब रह जाता है तो उसमें भी क्या कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हो इसको। अब ये थोड़ा बहुत गाइड मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत गाइड ही होता है। इसका जो टारगेट होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक कंडीशन में होता है, इस तरीके से ऊपर जाकर नीचे आने की कंडीशन होती है। अब इसमें क्या होता है, जब ये नीचे आ रहे होते हैं तो इनकेस अगर टारगेट थोड़ा बहुत मूव कर भी रहा है तो उसके हिसाब से भी ये लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हिट कर सकते हैं। और अगर टारगेट एक सिंगल प्लेस पर है तो भी हिट कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें हम लोग थोड़ा बहुत मूव ही दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ही चेंज कर सकते हैं उसके टारगेट को, ज्यादा नहीं कर सकते। बट ये चीज उल्टी हो जाती है किसमें, सुपर क्रूज मिसाइल में। क्रूज मिसाइल के साथ क्या होता है, ब्लास्टिक एंड क्रूज मिसाइल की कंडीशन अलग अलग है। क्रूज मिसाइल में क्या होता है, क्रूज मिसाइल में जो मिसाइल होती है वो अपने टारगेट को क्या करती है पीछा करेगी उसका, और पीछा करके क्या करेगी, उस टारगेट को हिट करने का काम करती है। क्लियर। वेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया कौन कौन सी हैं। सबसे पहले सब क्रूज मिसाइल जो कि मैक 1 के आसपास तक की स्पीड तक चलती है। फिर होता है सुपर क्रूज मिसाइल जो 1 से लेकर 5 मैक तक जाती हैं। फिर आता है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है जो 5 मैक से ज्यादा की स्पीड को अचीव कर पाती हैं। तो हमारी जो ब्रह्मोस है वो यहीं पर आती है इंडिया की। क्लियर है, ब्रह्मोस हमारी यहीं पर आती है। यहां पर देखेंगे तो पृथ्वी या फिर यूएस की हार्पून मिसाइल आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग आज के टाइम पीरियड पे देखा जाए तो अस्त्र जो मिसाइल है वो भी यहीं पर आती है, ठीक है। हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल होती है अगर हम लोग इसमें बात करें तो इंडिया की शौर्य मिसाइल आती है, ठीक है। रशिया की एवेनग्राड आती है, चाइना की DF ZF आती है। पर ये चाइना वाली अभी एकदम एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, चाइना ने बोला हाँ हमारे पास है पर अभी क्लियर नहीं है। पर रशिया एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना चुका है, उनको टेस्ट कर चुका है, उनका इस्तेमाल भी कर चुका है। इंडिया जो शौर्य मिसाइल के बारे में बात कर रहा है ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी भी इसके ऊपर मल्टीपल टेस्टिंग्स चल रही हैं। कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी आया था, आप लोगों ने देखा था, जिसमें जब मिसाइल फायर हुई थी तो वो मिसाइल अपने ऊपर इतनी तेज स्पीड से निकली कि ऊपर का ढक्कन भी अपने साथ लेकर चली गई थी, ठीक है। तो वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। वेल, अब जो मिसाइल्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्लास्टिक मिसाइल्स अलग होती हैं, ठीक है, गाइडेड अलग हैं। तो बिल्कुल वैसी ही अब यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो आपको वही बात पता चलेगी जो मैंने आपको बताई थी ब्लास्टिक मिसाइल्स को लेकर, ठीक है। इनकी अपनी फिक्स ट्रेजेक्ट्री होती है। वर्क प्रिंसिपल कैसा होता है, फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल मतलब ऊपर जाएगी और नीचे गिरेगी। जैसे आप लोग बॉल लेते हो, बॉल ऊपर उछालते हो और फिर ऊपर जाकर वो क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। तो बिल्कुल वैसे ही इनका भी हिसाब होता है। क्लियर है। अग्नि, पृथ्वी जो है ये सब की सब क्या है, ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं। फ्री फॉल क्या है, कंडीशन है, अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा था, क्या है, ऊपर तक गई और फ्री फॉल करेगी। बात समझ में आई। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ब्लास्टिक मिसाइल्स की होती है। अब इंडिया की जो ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं अगर आप लोग उनको देखोगे तो आपके सामने है। सबसे पहले प्रहार, ठीक है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है ये भी हमारी क्या है, एक तरह की ब्लास्टिक मिसाइल का ही पार्ट है, बट ये एक क्रूज मिसाइल में आता है। किसमें आता है, क्रूज मिसाइल में आता है। तो इसको अलग रखना। नमस्कार सर, आइए 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 सर आइए, अरे आइए सर आइए। एफकेट वाले बच्चे हैं हमारे। अरे क्यों नहीं जानेंगे बच्चे, बिल्कुल जानेंगे सर। भाई आपसे कोई मिलने आया है, क्या आप पहचानते हैं इनको? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम चाहते हैं कि भविष्य में आप जो चाह रहे हैं वो आपको जरूर मिले, और उसके लिए जो हमारे लोकेश सर हैं वो हमेशा तत्पर है। ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आई एवर मेट इन माय लाइफ। सर मेरी जेब में इतने पैसे नहीं जितनी आपने तारीफ कर दी। वो आजकल एक रील नहीं चल रही है जिसमें मतलब आप बड़े भाई हो, ठीक है ना, उसके बाद वो भी पीछे से बोल रहा अरे है। क्या मेरे बैग का पर्स कहाँ है? सर कैसी बात कर दी, अभी पैसा दिखा दूंगा तो आप अभी बोलोगे सर अपनी नौकरी पे रख लो सर। मालिक मालिक। ठीक है। सर सब पहचानते हैं बच्चे आपको ओके सर, ओके देखो ओके। कितना प्यार करते हैं सर। ये तो पहले वाले सर है।
ये तो पहले वाले सर हैं, ये पुराने सर हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं। नहीं नहीं, बूढ़ा नहीं हुआ मैं। ये Still young। मूछें किसकी सफेद दिख रही हैं आपको? ठीक है। भाई शेर की मूछें ऐसी होती हैं सर, शेर की मूछों का रंग नहीं देखा जाता सर, या उसकी ताकत देखी जाती है। ओके ओके, और मेरी ताकत इनसे ज्यादा कौन बता सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सर जाते जाते एक शायरी हो जाए सर, हाँ, मोटिवेशनल थोड़ा सा, ठीक है क्योंकि इनको पता मैं तो ना मोटिवेशनल शायरी करूँ ना कुछ करूंगा। ठीक है। मोटिवेशनल थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज नहीं बता दी आपने हमको। नहीं नहीं सर, ठीक है ना, हमें यही चाहिए सर। कि सुन लो फिर उसे क्या कहते हैं, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। अरे वाह, बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। वाह। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच पूछो तो कोई फरेब नहीं है। ठीक है, तो जिंदगी में हमेशा सच्चे आदमी बन के रहेंगे ना, तो आपके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो भगवान देख रहा है। ठीक है ना, और वो जो गलत किसी ने आपके साथ किया, वो आपके लिए कब वो चीज पॉजिटिव बना देगा ना, वो पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है ना, तो लाइफ में हमेशा ईमानदार रहिए, पॉजिटिव रहिए और भरोसा रखिए अपने ऊपर। दैट्स द थिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैं तो Okay, बस sir. इतना कहूंगा सर, बहता समुंदर है, तुम एक बाल्टी बन जाओ वही बहुत है। देखो समुद्र बहता नहीं है सर, पहली बात तो ये, सर समुद्र में उसको आके बहता सब ही कहते मिलते हैं। हैं। वो बहता है, उसे बहता ही नदियां कहते हैं सर। बहती हुई नदियां आके समुद्र से मिलती सर समुद्र का जो पानी है उसको भी बहता हुआ पानी कहते हैं, क्योंकि वो सर्कुलेट होता रहता है। हाँ, ज्योग्राफी है सर, बच्चे अच्छे से है। जानते हैं सर। यस सर, आपसे बेहतर कौन जानता है सर। हम तो बस अपने जो हमारे एक्सपीरियंसेस है उनके हिसाब से बता रहे हैं कि नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। ठीक है ना, तो याद रखना जो मंजिल समुद्र है ना सर, मंजिल है। ठीक है ना, जहाँ पे सारी नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है एफ कैट केवल एक शुरुआत है, अभी तुम्हारे पास पूरा समंदर बाकी है भाई। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, वाह वाह, इंटू 10 की पावर 100, क्या बात है अंकित, वाह मजा आ गई। ठीक है, तो चलिए सर आप कंटिन्यू कीजिए, हमने कहा आपसे मिल लेते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। चलो तुम्हारे लिए मोटिवेशन भी हो गया, एक बूस्टर भी मिल गया तुमको है। अब मैं अपना पेन, हाँ मिल गया। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे हमारी डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स के बारे में। अब ये सारी मिसाइल्स तो आपके सामने, ये सारी मिसाइल्स आपके सामने रेंज के हिसाब से, इसी रेंज में एक हमारी क्रूज मिसाइल भी है जो कि ब्रह्मोस है, इसको हटा देते हैं तो पृथ्वी। ठीक है, 350 किलोमीटर्स, अग्नि 700 प्लस किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जो ब्रह्मोस आप लोग पढ़ रहे हो, इस ब्रह्मोस को लेकर एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि अब जो प्रेजेंट वर्जन बनने वाला है, नया जो वर्जन बनेगा, वो अराउंड 400 किलोमीटर्स तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? 400 किलोमीटर्स तक जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर आता है अग्नि 700 किलोमीटर्स तक, फिर आता है निर्भय क्रूज मिसाइल। ठीक है, ये 800 किलोमीटर्स तक जाती है। फिर आता है अग्नि सेकंड, फिर आती है हमारी अग्नि थर्ड, एंड फिर आती है अग्नि फोर्थ, एंड लास्ट में आती है अग्नि 5 जो 500 किलोमीटर्स तक जाती है। चाइना के अकॉर्डिंग ये हमारी 10,000 किलोमीटर की जाती है। ठीक है, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये 6,500 से 7,000 किलोमीटर तक जाती है। अमेरिका के अकॉर्डिंग ये 6,000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और इन सभी देशों के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ठीक है, पर हमारे अकॉर्डिंग ये 5,000 किलोमीटर के आसपास जाती है। बाकी ये सारी मिसाइल्स की जो रेंज होती है वो एक्चुअल में एक चीज के ऊपर और डिपेंड करती है, और वो डिपेंड करती है इनके वॉरहेड पर। वॉरहेड मतलब कि जो ये अपने साथ वेट लेकर जा रही है। क्या लेकर जा रही है? वेट लेकर जानी। जितना ज्यादा वेट लेकर जाएंगे उतनी कम दूरी तक जाएंगी, जितना कम वेट होगा उतनी ज्यादा दूरी अचीव कर पाएंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? तो कहां कहां तक हमारी रेंज है ये लो आप देख ही सकते हो। ऑलमोस्ट हम लोग पूरे के पूरे चाइना को तो कवर करते ही हैं, हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल और केवल अपनी अपनी अग्नि 8 मतलब जो सॉरी अग्नि 4 और अग्नि 5 का यूज़ करना है। हम चाइना के किसी भी शहर को क्या कर सकते हैं? पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है? इंडिया के पास कितनी ब्रह्मोस है? देखो अभी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग ये है कि इंडिया ब्रह्मोस से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। मैं तुम्हें जो बातें बताता हूँ वो मतलब नॉर्मल ऐसे नहीं बताता। वेल भगवान की दया से जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा है, थोड़ा पढ़ता ज़्यादा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन थोड़े से ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता है इन चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो अगर एट प्रेजेंट हम लोग बात करें तो जो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, ज़्यादातर अमेरिका या यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, उनका मानना ये कि इंडिया
ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि हजारों की संख्या में इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल बना रखी है। पर क्या ये बात सच है? मे भी हो सकता है सच हो, मे भी हो सकता है ना हो, पर हाँ ये बात सच है कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन है और हमारे हिसाब से वो इतनी ज़्यादा बेहतर है कि लिटरली हम लोग उसका यूज़ शायद बार बार कर सकते हैं, हजारों बार कर सकते हैं। ठीक है, वेल आगे बढ़ते हैं। फिर आती है एक हमारे सामने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये काफ़ी हद तक अगर देखा जाए एक अपग्रेडेड वर्जन है। क्या है? एक अपग्रेडेड वर्जन है। क्लियर है? ठीक है, तो कैसे काम करती है? जब ये ऊपर से नीचे वापस आ रही होगी, मतलब कि है तो ये ब्लास्टिक मिसाइल ही है, तो ये ब्लास्टिक मिसाइल, पर जब ये ऊपर से नीचे आ रही होती है ना, तो इसकी जो स्पीड होती है आने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली इनिशियल जो मिसाइल होती है वो ऊपर जाती है, यहां तक जाने के बाद फिर वो क्या करती है? फ्री फॉल करती है। क्या करती है? फ्री फॉल करेगी। बट हाइपरसोनिक जो ब्लास्टिक मिसाइल्स होती है उनके साथ क्या होता है? ये फ्री फॉल नहीं करती, ये ऊपर की तरफ मूव करेंगी और ऊपर मूव करने के बाद जब ये नीचे आ रही होंगी तो यहां पर क्या करेंगी? अपने बूस्टर्स को भी यूज करेंगी। जिस स्पीड से ये नीचे आ रही होती है उस स्पीड से इनको हिट करना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। ये उन सारे के सारे, जैसे हम लोग बात करते हैं आयरन ड्रोन सिस्टम है ना, डिफेंस सिस्टम्स जो होते हैं उनको बाईपास करने में हेल्प करती हैं। तो इनकी स्पीड की वजह से इनको क्या बोला जाता है? हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बोला जाता है। ठीक है, हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल्स बोला जाता है। बात समझ में आई? इसमें कौन सी आती है? चाइना की DF-17 आती है। वेल चाइना की है तो हम लोग इसको कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते कि उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, पर हाँ फिलहाल इंडिया इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर चुका है। ठीक है, HGV के नाम से। अब यहां पर समझ लो ब्लास्टिक मिसाइल और ये हाइपरसोनिक ग्लाइडर ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये अभी हम लोग समझ रहे थे। पैराबोलिक होती है, जबकि अगर इसको देखेंगे तो ये क्या करेगी? जिस हिसाब से टारगेट होगा उस हिसाब से क्या करेगी? उसे हिट करने का काम करेगी। क्या करेगी? उसे हिट करने का काम करेगी। तो ये चीज ध्यान रखना है यहां पर। फिर हम लोग बात करते हैं क्रूज मिसाइल को लेकर। क्रूज मिसाइल अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से क्रूज मिसाइल भी हमारी मूव करती है, टारगेट के पीछे पीछे मूव करेगी। जरूरी नहीं है कि ये एकदम स्पेस में जाएगी, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना। इसका काम ही क्या है? टेरेस्ट्रियल रीजन या नेवल रीजन में क्या करना? एटमोस्फेरिक रीजन में मूव करना और टारगेट को हिट करना इसका मेन काम होता है, मेन पर्पस होता है। क्रूज मिसाइल में भी अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं। फिर इसमें आता है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के हिसाब से 1 मैक के आसपास, 1 से 3 मैक तक और 5 मैक तक की स्पीड यहाँ पे अचीव की जाती है। इंडिया की निर्भय, यूएस की थॉमहैक, ठीक है, ब्रह्मोस, रशिया की 3 MK22 जोरिक जो कि अभी यूज की थी रशिया ने। ठीक है, एंड ब्रह्मोस सेकंड जो हमारी आने वाली है वो बिल्कुल ऐसी होगी। इवन लखनऊ में जो फैसिलिटी डेवलप की गई है, लखनऊ में जो फैसिलिटी डेवलप की गई है वो एक्चुअल में इसी के लिए की गई है। और जो फैसिलिटी डेवलप की है वो करीबन करीबन साल में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगी। 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगी, सोचो। और इंडिया की कंप्लीटली इंडिजीनियस मिसाइल होगी तब, जो कंप्लीटली इंडिया में ही तैयार होगी। नो डाउट रशिया की हेल्प से कर रहे हैं, रशियंस भी वहां पे सपोर्ट करेंगे, बट इस चीज का ध्यान रखना। फिर आता है यहां पे एंटी सैटेलाइट वेपन। अब ये एंटी सैटेलाइट वेपन क्या है? बहुत सीधी सिंपल सी बात है, आपके एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेरिक रीजन या फिर जो आपका लोअर ऑब्जर्वेटरी का रीजन होता है, ठीक है, उस रीजन में अगर कोई भी सैटेलाइट क्या कर रही है? मूव कर रही है, आपके ऊपर नजर रख रही है। क्या कर रही है? आपके ऊपर नजर रखने का काम कर रही है। आपके ऊपर क्या कर रही है? नजर रखने का काम कर रही है अगर ये सैटेलाइट। तो क्या किया जा सकता है? आप यहां से क्या कर सकते हो? एक मिसाइल के थ्रू इसको हिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिसाइल्स टेक्नोलॉजी भी हम लोगों ने क्या कर ली है? यहाँ पे डेवलप कर ली है।
ठीक है, 2019 में हम लोगों ने क्या किया था, इसको टेस्ट करने का काम किया था। कहाँ पर, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, कितने एरिया तक, कितनी हाइट तक, 283 किलोमीटर्स की हाइट तक। क्लियर है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है, इसकी स्पीड कितनी है, तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। हाईएस्ट एल्टीट्यूड कितना अचीव कर सकती है, ये सब बातें एक अलग है। पर मेन चीज क्या है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी भी ये प्रोग्राम वर्किंग है। मतलब वर्किंग है मतलब अभी इसमें और भी डेवलपमेंट होनी है। ऑलरेडी हम लोग वैसे इसे अचीव कर चुके हैं, बट स्टिल अभी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स बाकी हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट बाकी हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी मिसाइल है, कैसी कैसी मिसाइल है, तो अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है, कितनी, 80 किलोमीटर तक। आज के टाइम पीरियड में अगर हम लोग इसकी स्पीड रेंज देखें तो इसको हम लोगों ने बढ़ाकर कितना कर दिया, 100 किलोमीटर तक कर दिया। ठीक है, फिर आती है त्रिशूल, सरफेस टू एयर, मतलब जमीन से छोड़ी जाएगी हवा में, 9 किलोमीटर्स। आकाश, ठीक है, 30 किलोमीटर्स। फिर आती है पृथ्वी एयर डिफेंस, तो ये 200 किलोमीटर्स तक टारगेट करती है। फिर आती है नाग, सरफेस टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल है। क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है, सेम इसी का एक पार्ट और आता है जिसका नाम है हेलिना। क्या नाम है, हेलिना। हेलिना जिसका यूज किया जाता है हेलीकॉप्टर से, मतलब एयरफोर्स करती है। कहां से इस्तेमाल किया जाएगा, एयर से इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्मली इसकी जो रेंज है वो 4 किलोमीटर पर, जो न्यू आई है नाग MK2 आई है, तो ध्यान रखना यहीं पर लिख लो, नाग MK2। नाग MK2 का जो टारगेट होगा वो कितना होगा, वो होगा करीबन करीबन 7 किलोमीटर तक। कितना होगा, 7 किलोमीटर तक। फिर आती है प्रहार। अच्छा, इस मिसाइल की एक और खास बात है, क्या, फायर एंड फॉरगॉट। फिर आती है प्रहार, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, SRBM मॉडल पे चलती है। ठीक है, और 150 किलोमीटर। फिर आती है ब्रह्मोस, लैंड नेवी एयर हर जगह से हो सकती है, सब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और 300 किलोमीटर। इसका भी जो ब्रह्मोस का Mark 2 वर्जन आ रहा है, जिसको आप लोग नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं, सॉरी NG वर्जन आ रहा है, इस NG वर्जन की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 400 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर आता है निर्भय, लैंड नेवल एयर सबसोनिक क्रूज मिसाइल, 1000 किलोमीटर। फिर आती है K-15 सागरिका, ये अंडर वाटर सरफेस मिसाइल है। ठीक है, जो कि सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। फिर आती है धनुष, सी टू सी एंड सी टू सरफेस, ये भी सेम सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है, 350। एंड फिर आती है शौर्य, ठीक है, सरफेस टू सरफेस, और ये 1900 किलोमीटर तक जा सकती है। फिर बात करते हैं पृथ्वी। अब यार ये देखो, ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको एग्जैक्टली जैसा है बिल्कुल वैसा ही याद कर लो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको अलग से कुछ करना पड़े, समझना पड़े। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं। पृथ्वी 1, ठीक है, आर्मी वर्जन है, 150 किलोमीटर, 1000 kg का वेट लेकर जा सकती है। फिर आता है हमारा पृथ्वी 2, एयरफोर्स वर्जन है, 350 किलोमीटर है, 500 kg का वर्जन ले सकते, मतलब वेट लेकर जा सकते हैं, वॉरहेड लेकर जा सकते हैं, पेलोड मतलब वॉरहेड से। फिर आता है पृथ्वी 3, नेवल वेरिएंट है, 600 kg का क्या लेकर जा सकती है, वॉरहेड लेकर जा सकते, सॉरी 600 किलोमीटर तक, और 1000 kg का वॉरहेड लेकर जा सकती है। फिर बात करते हैं अग्नि मिसाइल्स को लेकर। अग्नि 1 मीडियम रेंज एक मिसाइल है, 700 से 900 किलोमीटर, 1000 kg का पेलोड लेकर जाएगी। ठीक है, फिर आएगी अग्नि 2, ठीक है, MRBM टाइप की मिसाइल है, 2000 से 3000 और 700 से 1000 kg तक का। फिर आती है अग्नि 3, इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, 3500 से 5000 किलोमीटर, बट ये 5000 नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे वॉरहेड के ऊपर डिपेंड करेगा उसके कम या ज्यादा होने से। फिर आता है अग्नि 4, ठीक है, 4000 किलोमीटर तक और 800 से 1000 kg तक का वॉरहेड लेकर जाएगी। फिर आता है अग्नि 5, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, 5000 से 1000, और अभी भी इसमें टेस्टिंग चल रही है, नए नए वेरिएंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, 1500 kg का वॉरहेड लेकर जाएगी या पेलोड लेकर जाएगी। फिर अब जो नेक्स्ट वर्जन बनाया जा रहा है कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल होगी, ये करीबन करीबन 10,000 किलोमीटर तक जाएगी और 1000 kg का वॉरहेड अपने साथ लेकर जा सकती है। फिर हम लोग बात करते हैं मिसाइल
फॉर द एंटी टैंक, टैंक्स के अगेंस्ट। कौन सी है? सबसे पहले आती है अमोघ, ये भी क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 2.8 किलोमीटर ये जा सकती है। फिर आती है हेलिना, ये अभी मैं आपको बता भी रहा था, ठीक है। एक एयरफोर्स वेरिएंट है किसका? नाग का, 7 to 8 किलोमीटर्स। और फिर आती है नाग, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। ये सारी की सारी जो मिसाइल्स हैं, मेनली ये दो मिसाइल्स कैसी हैं? फायर एंड फॉरगॉट हैं। फायर एंड फॉरगॉट मतलब आपने केवल एक बार इनको छोड़ दिया, फिर ये अपने आप ही क्या करेंगी? टारगेट को अचीव कर लेंगे। ठीक है, अपने आप ही क्या करेंगे? टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो नाग की 4 किलोमीटर पर जो नेक्स्ट वर्जन आएगा मार्क 2 आएगा, वो 7 किलोमीटर तक। कहां तक? 7 किलोमीटर तक। फिर आता है नेक्स्ट, बात करते हैं मिसाइल या कमीशन जो की गई हैं। निर्भय के बारे में बात करते हैं तो 1000 और बाकी सारी चीजें वही हैं। 2024 में फाइनली इसको क्या किया गया? कंप्लीटली कमीशन किया गया इंडिया में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। शौर्य के बारे में बात करेंगे तो भाई एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है 800 किलोमीटर तक, और 2024 में इसको भी हम लोगों ने क्या किया? कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया। अस्त्र मार्क 2 जो अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। 160 किलोमीटर बोला जाता, पर इसका एक जो रेंज है वो 100 किलोमीटर भी है, ठीक है। 100 किलोमीटर की जो रेंज है उसे हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में भी थी, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल हम लोग करना चाहते हैं वो किसके साथ करना चाहते हैं? जो इसका 100 किलोमीटर वाला जो रेंज है उसका इस्तेमाल अभी हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? LCA तेजस के साथ कर रहे हैं। किसके साथ? LCA तेजस के साथ। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, एयर टू एयर इस्तेमाल होती है। फिर आती है एक प्रलय, ठीक है। इसे भी 2024 में लास्ट हम लोगों ने टेस्ट किया था। 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक ये क्या कर सकते हैं? अपने टारगेट को हिट कर सकती है। तो मोबाइल लॉन्च है, मोबाइल लॉन्च मतलब गाड़ी से कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, वहां पे ले जाकर इसको क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं। फिर आती है विक्रांत क्रूज मिसाइल, जो अभी और एक तरह से देखा जाए डेवलपमेंट स्टेज में है काफी हद तक, और काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी है। 350 किलोमीटर, ठीक है। 2024 में इसको क्या किया गया था? फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया। ये वो मिसाइल्स हैं जो रिसेंटली आ रही हैं। फिर आती है हमारी SR-SAM, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। ये वर्जन सेकंड है इसका, 70 से 100 किलोमीटर। 2024 में इसको भी हम लोग लेकर आए थे, ठीक है। अभी इसके और भी वर्जन आएंगे जो अपग्रेडेड होंगे। फिर आती है ब्रह्मोस NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन। ये कैसी है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 290 किलोमीटर इसकी एक इनिशियल रेंज है, पर जो नया वर्जन आएगा NG वर्जन आएगा वो मैंने आपको बताया 400 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 2024 में अंडर डेवलप है। अभी रिसेंटली इसकी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो लगाई गई है लखनऊ में, जो कि आपको यहाँ पर बताई थी मैंने। फिर इसके अलावा हम लोग बात करते हैं इंडियन मिलिट्री के जो भी एयरक्राफ्ट हैं उनके बारे में, क्योंकि ये भी कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब सारे याद करने की जरूरत नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर याद रखना। सबसे पहले डसॉल्ट मिराज 2000, सबसे पहले मिग-21 सोवियत यूनियन ने हमको दिया था। मल्टी रोल फाइटर है, ग्राउंड अटैक्स के लिए बहुत अच्छा है। और मिग-21 बिसन जिसको हम लोग कहते हैं वो आज भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फाइनली ये बोला गया कि हम लोग इसको क्या करेंगे? धीरे धीरे खत्म करेंगे। इंडियन एयरफोर्स मिग-21 को इतना ज्यादा पसंद करती थी, इसने इतना सक्सेसफुल काम किया था कि इंडिया में 900 के आसपास मिग-21 थे। कितने? 900 के आसपास से। वेल, फिर आता है डेसॉल्ट मिराज 2000, फ्रांस से हम लोगों ने लिया था। ये भी मल्टी रोल सिंगल इंजन था और 4th जनरेशन का है। आज भी हम लोग इसको फाइनली इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आता है HAL तेजस, ठीक है, जो HAL डेवलप कर रही है, जिसे हम लोग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, HCL तेजस भी बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर है, ठीक है। फिर आता है हमारा कौन सा? स्पेक्ट्रक जगुआर। तो ये एंग्लो फ्रांस बनाया, मतलब इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर यहाँ पे इसको तैयार करने का काम किया है, ठीक है, स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है, ग्राउंड अटैक्स एयरक्राफ्ट इन सब के लिए आज भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो S1 कहा जाता है इसको। फिर आता है कौन सा हमारा? इल्यूजन्स IL-76। ये इतने ज्यादा नहीं है हमारे पास, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी हम लोगों ने किससे लिया था? रशिया से लिया था। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है,
ठीक है, IL-76 जिसको हम लोग कहते हैं। फिर आता है कौन सा, एंतोवो 32, ठीक है, इसे भी हम लोगों ने रशिया से लिया है। मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे AN-32 बोलते हैं। फिर आता है MI-25 या MI-35, ये भी हम लोगों ने किससे लिए हैं, रशिया से लिए हैं। एक असॉल्ट एंड एंटी आर्मर हेलीकॉप्टर है। फिर आता है MI-26, ये आप लोगों ने सुने होंगे, रशिया से लिया गया है, ठीक है। मिलिट्री हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है ड्रोनियर 228, जर्मनी से लिया है, लॉजिस्टिक एयर सपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यही जो ड्रोनियर है, इसको एक जो था ड्रोनियर, वो हम लोगों ने किसको दे रखा था, मालदीव को भी दे रखा था, ठीक है। मालदीव जिसको लेकर बोल रहा था कि इंडिया अपने सपोर्ट हटा दे यहाँ से। फिर आता है चेतक, ये फ्रांस से हम लोगों ने लिया है, लाइट यूनिट हेलीकॉप्टर है चेतक। एंड फिर आता है कौन सा, चेतक का सेकंड वर्जन, ये भी फ्रांस से हम लोगों ने लिया था, कैपेबल टू ऑपरेट अ हाई एल्टीट्यूड एंड रेस्क्यू एंड क्रेन मिशन, तो ये भी ध्यान रखना, जिसे HAL चेता बोला जाता है। फिर आता है इंडियन नेवी की सबमरीन्स कौन कौन सी, सबसे पहले आती है चक्र, जिसे INS चक्रा कहते हैं। ओरिजिनली इसे K-152 कहते हैं, जो कि रशियन नेवी इस्तेमाल करती थी, एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। फिर आती है कौन सी, सिंधु घोष, जो कि रशिया से मिली है। इसमें INS सिंधु आती है, INS सिंधु वज्र आती है, INS सिंधु राज आती है, INS सिंधु वीर आती है, INS सिंधु रत्न आती है, सिंधु श्री आएगी, सिंधु कीर्ति आएगी। सिंधु क्लास की जितनी भी सबमरीन है वो सभी की सभी इसमें आएंगी। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। फिर आती है शिशुमार, INS शिशुमार, ठीक है। कुश, INS शाल्की एंड INS शंकुल, ये भी एक डीजल इलेक्ट्रिक वर्जन है, जो कि जर्मनी से हम लोगों ने लिया था। फिर आती है अरिहंत क्लास सबमरीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आती है दो, एक आती है INS अरिहंत और एक आती है INS अरिगट। ये इंडिया की इंडिजीनियसली डिजाइन सबमरीन है, और मेनली ये जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड है। यहाँ पे गलत लिखा है डीजल पावर्ड, कैसी है, न्यूक्लियर पावर्ड है, कैसी है, न्यूक्लियर पावर्ड है। फिर आती है हमारी कौन सी, कलावरी क्लास की, जो कि फ्रांस के थ्रू डेवलप की गई थी, और ये एक अटैक सबमरीन है। क्या है, अटैक सबमरीन है, जिसमें INS कलावरी एंड INS खंदारी आती है, और ये डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है। अब हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि करंटली अभी रनिंग है। जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से एक है प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 28 और प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 75 क्या है, आने वाले 30 ईयर्स में हमें न्यू सबमरीन्स को क्या करना है, इंडिया में इंडक्ट करवाने का काम करना है। इसे नॉर्मली हम लोगों ने 2007 में शुरू किया था, और 2030 इसका एंडिंग पॉइंट था कि पुरानी सबमरीन्स को हटाकर हमको नई सबमरीन्स लेकर आनी है। बट अब ये कहा जा रहा है कि मे बी ये जो प्रोग्राम होगा ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है इन सब चीज़ों में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सबमरीन आती हैं, तो कालावरी क्लास, कंदारी, ठीक है, कजरंग, वेला, वगर एंड वग्रश्री, इस तरह की कई सारी हैं जो कि इंडिपेंडेंटली डेवलप की जा रही हैं, बेस्ट विद वेट सेंसर्स, ठीक है, और स्टिल्थ क्लास की होंगी मेनली। फिर आती है प्रोजेक्ट 28, 4 एंटी सबमरीन वॉरशिप्स यहाँ पे तैयार करने की क्या चल रही है, बात चल रही है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना होगा INS अमोरा, INS कडामत, INS किल्तन एंड INS कावारती। तो ये सारे के सारे वो वॉरशिप्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, एंटी सबमरीन्स के अगेंस्ट कर सकते हैं। इनका मेनली हम लोगों का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, लक्षद्वीप और अंडमान और इस तरह के रीजन्स में किया जाएगा। फिर आता है प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, क्या किया जाएगा, 7 स्टेल्थ क्लास फ्रिगेट्स यहाँ पे तैयार करने की बात चल रही है। अब ये फ्रिगेट्स होती कहाँ पर है, ध्यान रखना, फ्रिगेट्स हैं, ठीक है, या फिर जो एंटी सबमरीन्स हैं, ठीक है, इस तरह की जो वॉरशिप्स होती हैं, इनको एक्चुअल में जो भी बड़े बड़े हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनके साथ डाला जाता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर कोई अकेला नहीं जाता, एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके साथ एक पूरी की पूरी क्या होती है, फ्रिगेट चल रही होती है, पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा होता है, ठीक है। अभी फिलहाल इंडिया के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बट आने वाले टाइम पीरियड में हम लोग और भी कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले INS विक्रांत, जिसे R11 कहा जाता था, 23 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो 19,500 टन तक का डिस्प्लेसमेंट है, टॉप स्पीड 25 नॉट्स तक की है,
सी हॉक एंड एजल इसको बोला जाता है, जो कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट इसमें ऑन बोर्ड है। फिर आता है आईएनएस विराट, इसमें 30 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। ये 28,700 टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है और 28 नॉट्स की माइल्स के हिसाब से चलता है। सी हैरियर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। फिर आता है आईएनएस विक्रमादित्य, 30+ एयरक्राफ्ट यहाँ पे लाए जा सकते हैं। 45,000 टन का डिस्प्लेसमेंट है इसका और ये 30 नॉटिकल माइल्स की स्पीड ले सकता है। और मिग 29K और कामोव 31 इसके ऊपर अपॉइंट्स हो सकते हैं। फिर आता है आईएनएस विक्रांत IAC-1 जिसको कहा जाएगा, 30 एयरक्राफ्ट इसके ऊपर हो सकते हैं। 45,000 टन का डिस्प्लेसमेंट है, 20 नॉटिकल माइल्स की स्पीड है, ठीक है। मिग 29K, MS-604 और ALH ये यहाँ पे अपॉइंटेड है। ये अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। एंड फिर आता है आईएनएस विशाल, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। 40+ यहाँ पे एयरक्राफ्ट होंगे। 65,000 टन का यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो काफी हद तक ये तैयार है, हमारे सामने है, बट फिर भी अभी इसके ऊपर काफी सारे काम चल रहे हैं। अब आईएनएस विक्रांत जिसके बारे में हम लोग 1961 में हमारे सामने आया था, ठीक है। हम लोगों ने यूके से परचेज किया था, ठीक है। इसका पार्टिसिपेशन हमको 1971 में वॉर में देखने को मिलता है एंड 1997 में से डिकमीशन मतलब हटा दिया गया था। फिर आया था आईएनएस विराट, 1987 में हम लोगों ने लिया था। फॉर्मली अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश रॉयल नेवी से हम लोगों ने इसको क्या किया था, लिया था, ठीक है। इनिशियली इसका रोल पीस कीपिंग श्रीलंका में, ऑपरेशन विजय में, कारगिल में हमको देखने को मिलता है। 2017 में हम लोगों ने इसको कंप्लीटली क्या कर दिया, डीकमीशन कर दिया। फिर आता है आईएनएस विक्रमादित्य, 2013 में ये कमीशन हुआ है। कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है, जिसे एडमिरल गोरशुका कहा जाता था। एंड अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये MK-29 को मतलब सॉरी मिग 29K को क्या करता है, यहाँ पर यूज करता है। फिर आता है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। 2022 में इसे कमीशन किया गया है। डिजाइंड एंड बिल्ड बाय इंडिया, सेल्फ रिलायंस और मॉडर्न जो मरीन स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। फिर आता है आईएनएस विशाल, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। अभी फिलहाल हमें पता चलेगा 65,000 टन तक का डिस्प्लेसमेंट इसका बताया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है इंडिया इस तरीके के 2 और नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया को एक्चुअल में कितने एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, नॉर्मली जो एक्चुअल में नेवी की डिमांड है, ठीक है, जो नेवल डिमांड है वो है 5 की, कितनी है, 5 एयरक्राफ्ट कैरियर की। पर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में बहुत बड़े लेवल पे पैसा खर्च होता है, ठीक है। उनको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा खर्चा है। अब इंडियन नेवी की जो डिमांड है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला भाई आपको कौन से चाहिए, तो इंडियन नेवी ने बोला भाई हमको 70,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, 65 टन वाले। गवर्नमेंट ने बोला भाई देखो हम इतना नहीं कर पाएंगे, पर हाँ हम आपको आने वाले टाइम पीरियड में, ये तो आपको दे ही रहे हैं, हम आपको 60 टन तक के डिस्प्लेसमेंट के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और दे देंगे, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब ऑलरेडी इंडिया ये सोचता है कि हमारे पास 3 होंगे, 2 इंडिया में रहेंगे, इंडियन जो ओशन है उसको कवर करेंगे और हमारा बे ऑफ बंगाल, इन सारे रीजन को कवर करेंगे, और एक कहीं अगर बाहर जाएगा तो जा सकता है। बट अगर सही मायने में देखा जाए तो इंडिया को कम से कम अगर कुछ नहीं तो 4 ऐसे चाहिए। 4 क्यों, एक ऐसा जो कि आपके अरब सागर को कवर करे, एक जो आपके बे ऑफ बंगाल को कवर करे, एक अरब सागर के नीचे का जो पार्ट है इंडियन ओशन का इस जगह पर हो, एक बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के इस पार्ट में हो, एंड जो 5th हो वो कंप्लीटली आपको यहाँ पे कवर करे इंडियन ओशन में। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो लिटरली हमारी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इंडियन ओशन में, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अमेरिका क्या कोई सा भी देश यहां पर आकर हमसे लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। नॉट इवन अ सिंगल कंट्री, कोई भी नहीं करेगा। हमारी नेवल पावर इतनी बड़ी हो जाएगी उस टाइम पर, इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लिटरली कोई भी देश गलती से भी इंडियन ओशन में आने की कोशिश ही नहीं करेगा। इतनी ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास 5 होते हैं तो सोचो 3 में ही
पूरी दुनिया की हवा टाइट है, 5 हो जाएंगे तो क्या होगा? वेल, इंडिया में कौन कौन से रेडार्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं? वैसे तो अभी नए रेडार्स बहुत सारे आ रहे हैं। सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले इंद्र-1 आता है, जो कि इंडियन डॉपलर रेडार है, जिसे इंद्र रेडार कहा जाता है। डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। फिर आता है राजेंद्र रेडार, ठीक है। पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर एरे रेडार इसको कहा जाता है, और ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है। फिर आता है सेंटर एक्विजिशन रेडार, इसे प्लानर एरे या एस बैंड रेडार भी कहते हैं, ये भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। फिर आता है बीएफएसआर, ये 2D शॉर्ट रेंज बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार है, जिसका बैटलफील्ड में डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है सुपरविजन 2000, ठीक है, ये एयरबॉर्न 3D रेडार है, जो कि नेवल सर्वेलेंस में इस्तेमाल होता है। फिर आता है लॉन्ग रेंज टैक्टिकल रेडार, ये 3D रेडार है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कई जगहों पर डिफरेंट कंडीशंस में कर सकते हैं, और ये इजराइल ने हमको क्या किया है, देने का काम किया है। वेल, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको कल बता चुका हूँ, ठीक है। इंडियन नेवी कब इस्टेब्लिश हुई है, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, टेरिटोरियल आर्मी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ, एनसीसी, नेशनल कैडेट, एनएसजी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इन सबको देख लेना भाई, कब कौन इस्टेब्लिश हुआ है और उनके मोटो क्या क्या है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए, एग्जाम में पूछ भी सकता है। वेल, आज हमारा डिफेंस वाला पार्ट होता है एंड यहाँ पर। नेक्स्ट एक और क्लास है जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक वाला पार्ट बचा हुआ है, जिसमें हम लोग इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी और उन सब के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल। बाकी उसके बाद हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना, शॉर्ट फॉर्मेट में ही पढ़ना, क्योंकि उतना ही पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपके सामने पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। तो फाइनली आज के लिए आप सभी लोग मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।